वेलकम बैक नाज़रीन। अचोत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था ख़िते जी सूरत हाल ते ऐं ख़िते जी सूरत हाल में ॿ टे इशूज़ थिया आहिनि। हिकिड़ो त दहशतगर्दी जी वाध थी आहे पाकिस्तान में बि, अफ़गानिस्तान जे अंदरि बि। ॿिए तरफ़ जेको आहे अमरीका जे दिफ़ा वारे इदारे पेंटागन पारां रिपोर्ट जारी कई वई आहे जंहिंमें चयो वियो आहे त पाकिस्तान जेको आहे जेका चीन आहे उहो पंहिंजी ताक़त जी प्रोजेक्शन जे लाइ पाकिस्तान ते रिलाए करे थो। तमामु अहम स्टेटमेंट ॾिनी वई आहे पेंटागन जे तरफ़ां, जेका उन्हनि जी रिपोर्ट आई आहे चाइना माइट 2022 जेका आहे चाइना मिलिट्री पावर 2022 जी जेका रिपोर्ट हुन पंहिंजे कांग्रेस खे मोकिली आहे, उन हवाले सां टी जेका अहम ख़िते जी डेवलपमेंट आहे उहा आहे त 9 डिसंबर ते चाइना अरब समिट थिए पई, यानी अरब मुल्कनि जे सां चाइना जी समिट थिए पई जंहिंजी मेज़बानी सऊदी अरब करे रहिया आहिनि। टिनी मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ दिफ़ाई ऐं फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी साहब सां। अचो त हुन सां गुफ़्तगू। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ है जब से तालिबान टेक ओवर हुआ है। अभी मेरी डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब से मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के जो फेलो हैं उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि 90 की दिहाई में जब तालिबान आए थे तो वो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस मर्तबा नहीं हो रहे। उसकी क्या वजह है? आपके ख्याल में इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त वहां पे उनको चैलेंजेस 1996 में जब उन्होंने काबुल पे कब्जा किया था उसकी निस्बत इसलिए ज्यादा है कि बहुत सी तंजीमें ऐसी मौजूद हैं जो उनको भी चैलेंज करती हैं, जिस तरह दाइश है। उस जमाने में तालिबान को जो चैलेंज करते थे वो ज्यादा वो वॉरलॉर्ड्स थे जिनको इन्होंने एक तरफ कर दिया था। अब दाइश है, इस किस्म की कुछ तंजीमें हैं वो इनको चैलेंज करती हैं। दूसरा जो तो आपके ख्याल में जो 90 का अफगानिस्तान था उसमें जो फाइट थी वो इंटरनल फैक्टर तालिबान से लड़ रहे थे, लेकिन अब एक्सटर्नल फैक्टर उनसे लड़ रहे हैं। अब उसमें आप ये कह सकते हैं क्योंकि दाइश के मुतल्लिक यही ख्याल समझा जाता है कि इस पे एक्सटर्नल सोर्सेज भी सपोर्ट उनको मौजूद है, अगरचे ये ज्यादातर लोग जो हैं दाइश वाले अफगानिस्तान ही के हैं, लेकिन इसके मुतालिक ये समझा जाता है कि इसको एक्सटर्नल सपोर्ट भी जो है। रिपोर्ट आई ना कि दाइश मरकज की तरफ से दाइश खुरासान को कितने मिलियन अपना इमदाद भी दी गई। जी, बाहर से इमदाद, तो बाहर का इनका लिंक तो है ना बहुत ज्यादा, उसके बगैर तो ये कामयाब नहीं हो सकते। तो ये 96 में इस किस्म का चैलेंज नहीं था उनको, इसकी वजह से उनको ये चीजें परेशान ज्यादा कर रही हैं। उसके अलावा फिर यह है कि इंटरनेशनल फोकस अब उन पे ज्यादा है, उनकी कारकर्दगी पे, जिसको वो पूरा अफगानिस्तान उस तरह इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सके जिस तरह उन्होंने माजी में 96 से 2001 में किया था। फिर उनका एक और मसला है कि कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिनके लिए उनके यहाँ हमदर्दी मौजूद है, तो वो भी जब बहुत सी एक्टिविटी करती हैं तो बहुत दफा वो ऑटोनोमसली अफगानिस्तान के अंदर अपनी डोमेन कायम करने के लिए मुकामी तौर पर कुछ वाकयात में मुलव्वस हो जाते हैं, अगरचे तहरीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही सीधा सवाल मैं करता हूँ कि क्या उस वक्त उनको जो पाकिस्तान से एक तरह की, पाकिस्तान ने सबसे पहले उस गवर्नमेंट को तस्लीम करने वालों में भी पाकिस्तान था, तो वो जो पाकिस्तान से उसको सपोर्ट थी उस वक्त के तालिबान गवर्नमेंट को, जो 90s की तालिबान गवर्नमेंट थी, अब की तालिबान गवर्नमेंट का अपना रवैया खुद ऐसा है TTP से लेकर बाकी मामलात के ऊपर कि शायद पाकिस्तान भी इस तरह उसकी मदद नहीं कर पा रहा। देखिए, उस जमाने में एक तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी अथॉरिटीज थी उनकी सपोर्ट तालिबान हुकूमत को मुकम्मल तौर पे हासिल थी और 2001 तक वो, यानी सितंबर 2001 तक वो सपोर्ट हासिल रही है। अच्छा, अब वो इस किस्म की जो सपोर्ट है वो उनको हासिल नहीं है। फिर एक और फायदा था कि जो यहाँ पे जो सोसाइटल सपोर्ट थी, यानी बहुत से मदरसे थे, उनके तालिब इल्म जाके तालिबान के साथ मिलके तालिबान जो लड़ रहे थे नॉर्दर्न अलायंस, उस वक्त के नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ,
उसमें पाकिस्तान के मदरसों के लोग बड़ी आसानी जा सकते थे, क्योंकि स्टेट हमदर्द थी पाकिस्तान की तालिबान के लिए, तो लिहाजा इस किस्म के अनासर की एक्टिविटी भी आसान थी। ये दोनों चीज़ें इस वक्त हमें जो है वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही। कम अज़ कम हमें अंदाज़ा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान उनसे उस किस्म की मदद नहीं कर रही जो उसने 96-2001 में की है। बॉर्डर की फेंसिंग भी हुई है इस अरसे में, क्या वो भी एक रुकावट है कि लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में? डेफिनेटली वो रुकावट है, लेकिन एक चीज़ जो समझ से बालातर है हमारे, कि अगर फेंस लगाया गया है, एक तो यह है कि कुछ इलाके में फेंस तालिबान ने तोड़ा था। अब हमें नहीं मालूम कि वो फेंस रिपेयर हुआ है वहाँ या कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई उस पर रिपेयर की न्यूज़ नहीं आई, क्योंकि ये न्यूज़ शुरू में आई थी कि जब रिपेयर करते थे तो तालिबान उस पर एतराज़ करते थे। दूसरा ये है कि अगर फेंस वाकई इफेक्टिव है तो फिर तालिबान के जो एलिमेंट है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में किस तरह एंटर होते हैं, ये भी हमें सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की वो अभी तक इस सिलसिले में कुछ बता नहीं रही। लेकिन फेंस जहाँ जहाँ लगा हुआ है, जहाँ जहाँ ये ऑपरेशनल है, वहाँ डेफिनेटली दोनों तरफ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले। तो जहाँ इफेक्टिव है वहाँ तो ये मूवमेंट रुकेगी, जहाँ नहीं इफेक्टिव है वहाँ से मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन चलती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर ये सिलसिला शुरू हुआ है। आपने देखा कि केपी के अंदर तो कितने अजला के अंदर वहाँ के जो मकामी अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने इलाकों में जा नहीं सकते, उनसे भत्ते मांगे जा रहे हैं, कुछ भत्ते दे रहे हैं, कुछ लोग जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। और फिर कल हमने देखा कोयटा के अंदर जो हुआ है वो भी, और इस तरह के वाक़यात का सिलसिला एक शुरू हो चुका है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया था, काफ़ी ऑपरेशंस हुए थे, ज़रब अज़ब से लेकर रद्दुल फसाद तक, और फिर वो उनको बिल्कुल यहाँ से धकेल दिया गया था। लेकिन अब उनके लिए अचानक इतना बड़ा स्पेस कैसे पैदा हुआ? हालांकि मिलिट्री कमांड जो थी वो हमारी 6 साल मुसलसल जो है वो एक कंटिन्यूटी के साथ चलती रही, फिर ये इतना बड़ा स्पेस कैसे उनको मिल गया? देखिए, टेररिज्म रिवाइव तो हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन अभी उस स्टेज से बहुत पीछे है जो कि हमने 2014-15 तक देखी। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया आर्मी वालों ने और एयरफोर्स ने। लगता अब हमें ये है कि एक तो कुछ लोग आए हैं अफगानिस्तान से, अब मालूम नहीं किस तरीके से आए हैं, किस तरह आए हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आए हैं। फिर ये है कि यहाँ पे स्लीपर सेल हमने देखा है, जिन मुल्कों में भी टेररिज्म हो, जब मुश्किलात बढ़ जाती हैं टेररिस्ट ग्रुप्स की तो वो इधर उधर गायब हो जाते हैं और छुप जाते हैं। तो लगता ये है कि उनके स्लीपर सेल जो हैं वो अब एक एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनको असल तहरीक तालिबान की तरफ से कुछ सपोर्ट मुहैया हुई है, जिसकी वजह से आपने सही कहा कि केपी के अंदर और बलूचिस्तान में हमें वाक़यात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुतालिक रिपोर्टें ये भी हैं कि कुछ बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं, सब नहीं, कुछ के साथ वो मिल के भी काम करने की रिपोर्टें जो हैं हमें जो है वो मिलती हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात डेफिनेटली माजी की निस्बत जो है वो बढ़ गए हैं, जिसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो रिपोर्ट आई है पेंटागन की, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उसके 2-3 पहलू बनते हैं। पहले तो ये है कि जो बातें चीन ने पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से कही हैं, वो जो लोग सिक्योरिटी को क्लोजली फॉलो करते थे उनको इन बातों का इल्म था, कम से कम चीन की तरफ से कह दी गई हैं, जिसकी वजह से इनकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए कि चीन ग्लोबल रोल के लिए अपने लिए मुतबादिल जो रास्ते समुद्र के वो ढूंढ रहा है, जो कि पाकिस्तान के थ्रू उसको मिलते हैं, क्योंकि जो साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलाका है वहाँ पे प्रो अमेरिका एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ममालिक उस तरफ जो है। तो उनका ख्याल ये है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक किया जा सकता है
अगरचे उससे और इलाके के मुल्कों का भी नुकसान होता है, लेकिन अगर खतरनाक सूरत हाल हो तो चाइना साउथ चाइना सी में भी इंटरसेप्शन हो सकती है, और इधर चीन को जो एक्सेस मिलती है गवादर के जरिए या कराची के जरिए भी हो सकती है, लेकिन गवादर पे इस वक्त उनकी तवज्जो है। वो इंटरवेंशन इतनी आसानी से यहाँ नहीं हो सकती जितनी के मलाका के इर्द गिर्द लोग ममालिक कंट्रोल करते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से चीन की अहमियत इसलिए हो जाती है कि जो बहुत सी जगह जहां ये रोड इनिशिएटिव उन्होंने किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहां जो है ज्यादा फायदा लोकल उस मुल्क को है जिस मुल्क से गुजर रही है, लेकिन यहाँ हमें भी फायदा है, पाकिस्तान को भी फायदा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, लेकिन इसके साथ चीन को भी अपने लिए जो है एक ओपन एक्सेस मिलती है वेस्टर्न चाइना को समुंदर की, जो कि सेफ है। तो इसलिए ये इलाका और पाकिस्तान जो है चाइना के लिए अहमियत रखता है, और यही वजह है कि चीन अब तीनों फोर्सेस आज की इस रिपोर्ट में तीनों फोर्सेस का जिक्र है जिसके लिए यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसके लिए चीन ने कंट्रीब्यूशन किया है। ये चीजें हमें मालूम थी, लेकिन अब चाइना की तरफ से आई हैं और अमेरिका के नोटिस में ये चीजें आई हैं, तो ये अहमियत जाहिर करता है कि पाकिस्तान एक कनेक्टिंग कॉरिडोर बनता है, ना सिर्फ चीन के लिए, अगर हालात ठीक हो जाएं अफगानिस्तान के तो सेंट्रल एशिया के लिए भी एक कनेक्टिंग कॉरिडोर। डॉक्टर साहब, वो एक आपको ये नहीं लगता कि जिसको न्यू कोल्ड वॉर इरा कहा जा रहा है, हम एक मरतबा फिर उस कोल्ड वॉर में एक फ्रंट लाइन अलाई के तौर पर इस मरतबा किसी दूसरे ब्लॉक के जानिब से हमें पोर्ट्रे किया जा रहा है, और जो फ्रंट लाइन अलाई के तौर पर जो मिलता है एंड ऑफ द डे, जो हमने पिछली कोल्ड वॉर से हासिल किया है सबक, वो कोई अच्छा तो नहीं होता। बहरहाल देखिए, बिल्कुल सही है, पिछले जो हमारे तजुर्बे हैं हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कोई इतने अच्छे साबित ना हुए, और ये खतरा इस सूरत हाल में भी रहेगा क्योंकि अमेरिका एक काउंटर मूव चलाएगा। लेकिन पिछली कोल्ड वॉर में और इस कोल्ड वॉर में एक बेसिक डिफरेंस है कि जहां अमेरिका चाइना को अपना बहुत बड़ा एडवर्सरी, बल्कि ज्यादा बड़ा एडवर्सरी समझता है लॉन्ग रन में, वहां वो सूरत हाल नहीं पैदा हो सकती कि बिल्कुल रिलेशनशिप जो है वो चीन का और अमेरिका का बाइकआउट हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्कों की एक दूसरे के यहाँ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मौजूद है। यानी चीन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है, वहाँ के ट्रेजरी बॉन्ड तक चीन ने खरीदे हुए हैं। इधर अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो चीन को अपने प्रोडक्शन की यूनिट के तौर पे इस्तेमाल जो करती हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि चीन और अमेरिका में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये टोटल रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन इसलिए नहीं हो सकेगा कि वो फाइनेंशियल रिलेशन को जीरो पे नहीं ले जाना चाहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। लिहाजा एक कॉन्फ्रंट्रेशन होगी एक रेस्ट्रेंट के साथ, और उसको वो फिर मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डालेंगे। मतलब पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ सकता है अमेरिका का, और पाकिस्तान पे तो प्रेशर बढ़ाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि IMF, वर्ल्ड बैंक की हमारे कान बड़ी आसानी से खींच सकते हैं। चाइना अरब समिट 9 दिसंबर को हो रही है। चाइना ने पहले तो ताल्लुकात बना लिए ईरान के साथ, अब अरब दुनिया के साथ भी वो तेज़ी से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। आपके ख्याल में मिडिल ईस्ट के सिनेरियो के अंदर चाइना का जो ये मुसलसल उनकी अपनी रसाई के लिए अटेम्प्ट करना है, वो अपना जो आलमी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर क्या इम्पेक्ट डाल सकता है? देखिए, चाइना अब कोशिश तो यही कर रहा है ना कि वो हर जगह अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए, जिस तरह के उसने प्रेजेंस को बढ़ाया है। अब देखना ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस इनकी होगी, उस कॉन्फ्रेंस में फोकस तो ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस पे होगा, सिक्योरिटी तो बाद में आती है। फिलहाल मेरा ख्याल ये है कि वो एक तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट, इस किस्म की तरफ चाइना जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। दूसरा ये है कि ये जब कॉरिडोर गवादर टू वेस्टर्न चाइना या शिनजियांग रीजन इफेक्टिव हो जाती है तो बहुत सी ट्रेड जो है
मिडिल ईस्ट की जो ट्रेड है चाइना के लिए वो इसी रूट से होगी। यही वजह है कि ईरान इंटरेस्टेड है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लिंक होने के लिए, क्योंकि उसको ट्रेड रूट मिलता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां आज जो बात आपने कही कि जो बड़े लोगों के जो मुकाबले होते हैं या तनाज़े होते हैं उनमें हम जैसे लोग मारे जाते हैं, उसका बेहतरीन तरीका पाकिस्तान के लिए ये है कि जहां अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शन में चाइना के साथ आप खड़े हैं, वहां पाकिस्तान को प्रायोरिटी की बुनियाद पे अपनी इकोनॉमी को वायबल करना चाहिए। इस वक्त हमारी इकोनॉमी बाहर के कर्जों पे या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की जो फंडिंग है उन पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो अगर हम इकोनॉमिकली डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में मतलब एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ये जो कॉरिडोर्स बन रही हैं। डॉक्टर साहब, हम तो अभी देख रहे हैं कि हमारे पास ना गैस है ना बिजली है, हम तो बड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन। जी सर, थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट सर। जी नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी साहब मुल्क जा मारूफ फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हसन गडवा गुफ्तगू तामुदी प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नेट की इजाज़त।